प्रीमियर लीग में कोई और क्लब अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को डिविडेंड्स पे नहीं करते हैं, लेकिन यूनाइटेड की जब बात आती है तो कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब से 2005 से ग्लेजर्स ने टेक ओवर किया है यूनाइटेड के ऊपर, तब से वो आज तक डिविडेंड्स निकालते चले आ रहे हैं। और लास्ट ईयर के सीजन 2021-22 के जो अकाउंट डिटेल्स निकल कर आए हैं, जो हमारी नेट ग्रोथ और नेट लॉस जो निकल कर आया है, वो काफ़ी शॉकिंग है। बट उस सब पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man गेमिंग एप्लीकेशन, एंड 12th Man is a fantasy gaming app which allows you to participate in multiple contests and allows you to win huge amount of money for yourself. ऑब्वियसली आपको मनी पे कर कर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पड़ेंगे, आपको पर कॉन्टेस्ट में एक टीम बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आप इनका मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर कर अपनी अच्छी सी टीम बनाकर पार्टिसिपेट कर कर पैसे जीत सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, head over to the link given in description and download the app now, register your mobile number and start participating and start winning huge amount of money for yourself. तो कल यूनाइटेड का एनुअल जो अकाउंट वो होता है, डिटेल्स वो लॉन्च हुई है। लॉरी विटवेल ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है और उसमें आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है और उसके बाद जो नेट लॉस या जो नेट आपका प्रॉफिट होता है वो क्या है। तो यहाँ पर यूनाइटेड ने सीजन 2021-2022 में 115 मिलियन का नेट लॉस झेला है। उसके पीछे की वजह क्या है, जरा वो देख लेते हैं। वेज बिल जो हमारा 384 मिलियन का है, द हाईएस्ट इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री, एंड अभी भी दो वी हैवंट वॉन एनीथिंग फॉर द लास्ट 6 सीजन्स, हमारा वेज बिल प्रीमियर लीग के सारे क्लब्स में सबसे ज्यादा है। लास्ट ईयर वो वेज बिल 61 मिलियन से और अप हो गया। उसके पीछे की वजह आपको पता है, बिकॉज रोनाल्डो केम टू द क्लब, जेडन सैंचो केम टू द क्लब, राफेल वरान केम टू द क्लब। तो इस वजह से इन 3 साइनिंग्स के कारण हमारा जो वेज बिल था वो 61 मिलियन का अपग्रेड पर चला गया और वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 384 मिलियन के टोटल ओवरऑल वेज बिल पे गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग, हम सबको पता है, हमने लास्ट सीजन 2 मैनेजर्स को अपॉइंट किया और उनको बाद में सेक भी किया। फर्स्ट सोल्शायर, क्योंकि जो हमारे पहले इतने साल से मैनेजर चले आ रहे थे उनको सेक किया, और फिर रैल्फ रेनिक को सेक किया, और फिर उनके स्टाफ को भी हटाना पड़ा। उन सबको मिलाकर हमने 24/7 मिलियन पाउंड्स का पेमेंट दिया है। तो ये दिख रहा है आपको भाई कि यूनाइटेड ने गलतियां रिपीटेडली की हैं और लास्ट सीजन को ज़्यादा की हैं। नेट डेट जो हमारा था वो भी 94.5 मिलियन पाउंड से और इंक्रीज हो गया है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि इतने सारे बुरे वक्त में क्या ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड्स निकालेंगे ओनर्स हमारे या शेयर होल्डर्स हमारे। निकाला उन्होंने, लास्ट सीजन भी हमसे डिविडेंड्स निकाले, और डिविडेंड्स फॉर द ईयर 33.6 मिलियन पाउंड्स इंक्रीज ड्यू टू डिफर्ड पेमेंट इन पैंडेमिक। नॉर्मली हम 22 मिलियन पे करते थे ग्लेजर्स को, वो अभी 2 साल से 11 मिलियन ले रहे थे, लेकिन शेयर होल्डर्स को हमने पे किया है बाकी का रिमेनिंग और जो हमारे ओनर्स थे उनको भी, तो 33.6 मिलियन का हमने उनको डिफर्ड वेज अमाउंट पे किया है, जो डिफर्ड आपका डिविडेंड्स अमाउंट था। अब ये सोचो कि इतना ज़्यादा पैसा जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं फुटबॉलिंग साइड पर नहीं, इन चीज़ों के ऊपर, तो कैसे क्लब प्रोग्रेस करेगा। आपको कल की रिपोर्ट्स का याद होगा, जब कल रिपोर्ट्स आई हैं कि कंसोर्टियम 26% स्टेक बाय करने के लिए पुश कर रहा है, बट वो रिपोर्ट्स बिल्कुल भी अभी तक कोई ऑथेंटिकेटेड जर्नलिस्ट की साइड से या फिर कोई ऐसे रिपोर्टर की साइड से निकल कर नहीं आई हैं जिस पर भरोसा किया जा सके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनाइटेड विंटर विंडो में जा रही है। अगर मैं आपको एरिक टेन हैग का 16 सितंबर का स्टेटमेंट सुनाऊं तो वो कह रहे हैं कि हमें विंटर विंडो में जाकर और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, हमें अपना स्क्वाड और स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे स्क्वाड में वो क्वालिटी या फिर वो प्लेयर्स नहीं है जो कि हमें हेल्प कर पाए कंपीट करने के लिए, बड़ी ट्रॉफीज के लिए। बट उसको दरकिनार कर दिया कल जॉन मर्टाउ ने, जब वो आए और उन्होंने बेसिकली रिचर्ड आर्नल्ड और उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसको देखकर खासा निराश होना पड़ेगा एरिक टेन हैग को। उन्होंने ये बोला है कि हमारे लिए विंटर विंडो जो है वो कभी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, हमारा पूरा प्लान जो है वो समर विंडो पर रहता है। मतलब आप 30 दिन की जो आपको विंडो मिल रही है उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना स्क्वाड अप करने की, अपने स्क्वाड में क्वालिटी लाने की, तो आप नहीं करोगे, आप उसको दरकिनार करोगे। जबकि आपको पता है कि लिवरपूल विंटर विंडो में जाते टाइम प्लेयर्स को टारगेट करेगी, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा गेम्स खेलने हैं और जितना ज़्यादा वर्ल्ड कप में आपके प्लेयर्स आगे जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी सीजन में आगे बढ़ते में, क्योंकि फटीग किक इन होगा।
क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप देखो आपको 9 गेम खेलने हैं, फिर नवंबर में भी आपको लगातार गेम खेलने बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि इतने थिन स्क्वाड के साथ, वो भी वही स्क्वाड जो आपका सिर्फ फर्स्ट 11 जो है सिर्फ वही बढ़िया है, बढ़िया भी नहीं कहूंगा मैं, इट्स हाफ डिसेंट स्क्वाड। उसके बाद जब आप जैसे ही बेंच पर जाते हो आपकी क्वालिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। तो जॉन मर्टाओ ने जो वादे बेसिकली एरिक टेन हैग को किए थे वही वाली सीन है, ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। जोसे मोरिनो के टाइम पर भी यही हुआ था कि पहली विंडो में उनको पॉल पॉग्बा दे दिए गए थे, हेनरिक मिख्तारियान दे दिए गए थे, आपको ज़्लाटन इब्राहिमोविच दे दिए गए थे। उसके बाद अगली विंडो आते आते उनको जो पकड़ाए गए प्लेयर्स वो थे लिंडलॉफ, फ्रेड, एलेक्सिस सैंचेज। तो ये किसी भी तरीके से बदला नहीं है। और एरिक टेन हैग जैसा मैनेजर जो कि आपको दिख रहा है कि इंप्रूव कर रहा है आपके स्क्वाड को, आपकी टीम को, और उसको और बैकिंग की ज़रूरत है मार्केट में जाकर, स्पेशली विंटर विंडो में जाकर। क्योंकि अगर सोचो राइट बैक के एरिया पर एक इंजरी होती है डिएगो डेलो को, या फिर अगर मैं कहता हूं कि एरिक्सन इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर आपका राफेल वरान या लिसांद्रो मार्टिनेज में से कोई इंजर्ड हो जाता है, तो आप वापस से अपने पिछली साल के स्क्वाड पर आ जाओगे। और वो स्क्वाड कितना खराब था ये आपने शुरू के 2 गेम्स में देख लिया था। हाँ, ऑप्शंस कम होंगे विंटर विंडो में जाते में, लेकिन ऑप्शंस नहीं होंगे ये मतलब आप नहीं कह सकते। क्योंकि देखो प्लेयर्स मूव करते हैं विंटर विंडो में। आपने नमैनिया विडिच को भी विंटर विंडो में ही साइन किया था। जब लास्ट टाइम लिवरपूल ने कोई बड़ी साइनिंग की थी एक डिफेंडर की, वो भी विंटर विंडो में ही की थी। तो ऐसा नहीं कि विंटर विंडो में साइनिंग्स नहीं आती हैं, ऑब्वियसली आती हैं, और अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं अगर आप राइट प्लेयर्स को टारगेट करो तो। लेकिन कल जॉन मर्टाओ के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, ऑब्वियस सी बात है सारे फैन बेस का दिमाग खराब हुआ है। एंड जो एरिक टेन हैग प्लान कर रहे होंगे अपने विंटर विंडो में किस तरीके से वो कम से कम 2-3 साइनिंग्स को लेकर आने की कोशिश करेंगे, उन पर शायद उन्होंने पानी फेर दिया है। बट बात सिर्फ यहीं नहीं रुकती है। जो आप देख रहे हो कि ये जो वापस से वही ढर्रे पे आ रही है गाड़ी, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हम 4-5 गेम जीत गए। सोचो अगर ये जो 4 गेम हम जीते हैं लिवरपूल और आर्सेनल के अगेंस्ट हम बुरी तरीके से हार जाते, तो क्या आज जॉन मर्टाओ या फिर रिचर्ड आर्नल्ड के इंटरव्यूज में आप वो स्टेटमेंट सुन रहे होते? नहीं। यूनाइटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि 3-4 विक्ट्रीज के बाद वो ये समझने लगते हैं कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड और क्लब जो है वापस से ढर्रे पर आ गया है। आप रिचर्ड आर्नल्ड के स्टेटमेंट सुनो कि वी हैव बैक्ड द मैनेजर मोर देन इनफ, ठीक है ना। उसने ये बोला है कि हमने बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है हमारी मेंस टीम के लिए। बट क्या वो मैसिव इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो आपको एक प्रॉपर कंटेंडर बना रहा है क्या? नहीं बना रहा। क्या वो आपको टॉप 4 का फेवरेट्स बना रहा है क्या? स्टिल हमने 4 गेम लगातार जीते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट द फेवरेट्स टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। क्योंकि आप देखो चेल्सी, स्पर्स, ठीक है ना, आप लिवरपूल को देखो, ठीक है लिवरपूल आर नॉट प्लेइंग वेल एट द मोमेंट, but they have got players who can turn the table around. They have got the manager who have been their strength throughout all these years. And Man City obviously the ultimate favorites. यहाँ पर हमारे लिए पता है सबसे सरदर्दी वाली बात क्या है? कि ग्लेजर्स को फर्क नहीं पड़ता कि क्लब में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमारा जो नेट डेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है साल दर साल। यूनाइटेड से ग्लेजर्स मोर देन 1.3 बिलियन ले चुके हैं। मोर देन 1.3 बिलियन पाउंड जो अमाउंट है वो ले चुके हैं, और इंजेक्ट उन्होंने क्लब में 1 पाउंड नहीं किया है। जितने भी आप चीज़ें देखते हो ना, जितनी भी आप बेसिकली साइनिंग्स देखते हो, ये सारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है यूनाइटेड के एंड पे, वो रेवेन्यू हम इंजेक्ट करते हैं क्लब के अंदर। ना कि आप जो सिटी में देखते हो कि शेख मंसूर पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप चेल्सी में देख रहे थे जब रोमन अब्रामोविच अपना पैसा इंजेक्ट कर रहे थे। वो सारी चीज़ें आपने 2005 से और आज 2022 आ चुकी है नहीं देखा है। और उसके पीछे की मेन रीज़न ये है, फॉर ग्लेजर्स यूनाइटेड इज नॉट अ फुटबॉल क्लब, इट्स एन एंटरप्राइज दैट इज देयर टू मेक मनी फॉर देम। ठीक है, हर ओनर बेसिकली परचेज इसीलिए करता है क्लब क्योंकि उसको अपना वेल्थ जो है, जो बेसिकली उसका जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज करना है। बट एट द सेम टाइम नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ पैसे इंजेक्ट भी करने पड़ते हैं। यूनाइटेड में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। आप देखो कि बाकी क्लब्स का स्ट्रक्चर कितना इंप्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स, बाकी क्लब्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। यूनाइटेड सर एलेक्स के जाने के बाद से लगातार बैकफुट पर चलती चली गई है, क्योंकि डेविड गिल भी चले गए थे और उसके बाद जो लोग अपॉइंट किए गए वो ग्लेजर्स के माउथ पीस थे। चाहे एड वुडवर्ड को देख लो। अभी एट द पॉइंट आप ठीक है रिचर्ड आर्नल्ड को ये बोलोगे कि उसने अपने आप को फुटबॉलिंग साइड में इतना इन्वॉल्व नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम
क्या रिचर्ड आर्नल्ड के अंडर कुछ भी बदला है? आई डोंट थिंक। जब मैनेजर नया आता है तो हर बार उसको साइनिंग नहीं दी जाती है। आप देखो, इवन ओले गुनार सोल्शायर को अपने पहले फुल सीजन में हैरी मैग्वायर को दिया गया था, आपको एरन वन-बिसाका देखने को मिले थे, ब्रूनो फर्नांडिस उनको बाद में दिए गए थे विंटर विंडो में, बट साइनिंग आपको पहले सीजन में दे दी जाती है। लेकिन मरते मरते लाया गया था ब्रूनो फर्नांडिस को, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस सीजन भी एंटनी को, एरिक्सन को और लिसांद्रो मार्टिनेज को हम कब लेकर आए हैं, कितना टाइम वेस्ट करने के बाद लेकर आए हैं, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भले ही एक अच्छे स्टेज में दिख रहा हो परफॉर्मेंस वाइज, बट ये स्टेज कब तक चलेगी, अगर एक दो इंजरीज हो जाती हैं, ये कह पाना मुश्किल है। डेफिनेटली वी नीड टू साइन मोर प्लेयर्स गोइंग इनटू द दिस विंडो पीरियड ऑफ जनवरी। लेकिन जब सामने ऊपर बैठे बंदों ने ये मना कर दिया कि नहीं, हमारा प्लान ही नहीं है क्लब को बेसिकली और इंप्रूव करने का विंटर विंडो में जाकर, तो एरिक टेन हैग कितनी भी प्लानिंग कर ले, कुछ भी कर ले, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज। और यहाँ पर जो कंसोर्टियम वाली बात है, उस पर अभी कोई भी लेटेस्ट जो अपडेट है, जो स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट पॉइंट से अगर मुझे प्रेजेंट करनी हो तो वो मैं नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी तक कोई भी रिलायबल जर्नलिस्ट ने, किसी टॉप टियर सोर्स ने ये चीज रिपोर्ट नहीं की है। लेट्स वेट, क्लैरिटी लेते हैं पिक्चर के ऊपर। एंड एज यू ऑल नो आज मैच है रात में, तो हम वॉच अलोंग करेंगे इंग्लैंड वर्सेस आपकी इटली का, एंड जर्मनी का भी जो मैच है उसका भी वॉच अलोंग करेंगे। तो जुड़े रहना हमारे साथ आज 1MEFC पर ही, क्योंकि इसी चैनल पे होगा वॉच अलोंग। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। लेट मी नो इन कमेंट्स कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस लेटेस्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम जॉन माटा। और ये जो ग्लेजर्स कर रहे हैं, क्या ये रुकेगा हाल फिलहाल में, या फिर आपको लग भी रहा है कि टेक ओवर हो भी पाएगा या नहीं? मेरे लिए टेक ओवर होता देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर होगा भी तो इतनी जल्दी नहीं होगा, कम से कम आपको 15 से 18 महीने वेट करना पड़ेगा।